हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 21 शब्द और वाक्य। बच्चों, इससे पहले आपने पहले पाठ में पढ़ा था, भाषा के बारे में जाना था, भाषा और व्याकरण, और दूसरे पाठ में आपने वर्ण के बारे में, अक्षरों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। बच्चों इधर देखिए, आप किसकी ये पिक्चर बनी है? सूरज, और ये नारियल, फिर क्या है? अनार। तो ये जो शब्द बने हैं सूरज, नारियल और अनार, तो ये किससे मिलकर के बने हैं? ये शब्द किससे मिलकर बने? यहाँ पे देखिए नीचे इसको बताया है अक्षरों से मिलकर के। ये देखिए स प्लस उ प्लस रह प्लस अ प्लस जह प्लस आ। तो ये जो अक्षर है इन्हीं से मिलकर के बना है शब्द। और ये जो सूरज है, इसका अर्थ है सूरज जो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है और गर्मी देता है। फिर ये क्या है पिक्चर? नारियल की। अब देखिए नारियल भी कितने अक्षरों से मिलकर बना है? नह प्लस अ, रह प्लस ई, यह प्लस अ, लह प्लस अ। तो बच्चों ये जो न है, न के नीचे हलंत लगा है ना, तो इसको आधा न पढ़ेंगे। ये आधा न हुआ क्योंकि जब इसमें स्वर मिला दिया जाता है तब ये व्यंजन पूरा बनता है। आपने वर्ण में पढ़ा है ना, वर्णों के बारे में, जब हमने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। उनके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि क बोल रहे हैं तो अब अ, उसमें जब स्वर लगा हुआ है अ, तभी वो व्यंजन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए न के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा न है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। न, इसको न प्लस आ प्लस र प्लस ई और यह प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो जब इसमें ये स्वर मिला दिए गए तो ये बन गया पूरा एक शब्द नारियल। इसी तरह देखिए अनार में भी है, अनार में भी इसको जब इसमें स्वर मिला दिया गया है तो ये पूरा एक शब्द बन गया है अनार। और इन शब्दों का बच्चों एक अर्थ है। अब इन्हीं को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि देखिए सूरज को जरसू, अगर आप जरसू इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग जरसू, तो जरसू का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, ये तो निरर्थक हो गया। इसी तरह नारियल को उल्टा कर दीजिए, अनार को अगर उल्टा कर दें हम लोग तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो बच्चों सब वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, है ना। वर्णों के, अक्षरों के सही मेल से, इनका एक सही मेल होता है तभी उससे शब्द बनता है। तो आपको शब्द समझ में आ गया ना कि अक्षरों के सही मेल से शब्द बनते हैं। फिर नीचे देखिए शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, शब्द के कितने भेद हैं? 2, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। इससे सार्थक शब्द से आपको समझ में आ ही जा रहा होगा, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, सही अर्थ होता है, उसको सार्थक कहते हैं। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जैसे कि अभी हम लोगों ने सूरज में कहा ना, अगर हम लोग इसको उल्टा कर दे, सूरज का तो एक अर्थ है, नारियल का भी है, अनार का भी है, तो ये सब सार्थक शब्द हो गए। और निरर्थक अगर हम इसी को उल्टा कर दें जरसू या रजसू, तो ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये निरर्थक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सार्थक शब्द। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे इधर देखिए मंदिर, मंदिर देखिए कितने अक्षरों से मिलकर के बना है? 3 अक्षरों से मिलकर, है ना, मंदिर। और इधर है छाता, छाता भी 2 अक्षरों से मिलकर के बना है, लेकिन इसका एक कोई अर्थ है, इसका सही अर्थ निकल रहा है। तो ये जो सही मेल बना है इससे शब्द बना है, ये सार्थक शब्द है।
अब चलिए पेज टर्न करिए और देखिए निरर्थक शब्द क्या है। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नामा, नामा का कोई अर्थ नहीं, लागुब, नीपा आदि। तो ये निरर्थक शब्द हो गए, इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही इन्हें भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों अब आपने शब्द के बारे में समझ लिया। अब चलिए वाक्य भी हम लोग समझते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर मिस्त्री दीवार बना रहा है ना, क्या बना रहा है? दीवार बना रहा है ना पिक्चर में। तो इसमें पढ़िए, ऊपर दिए गए चित्रों में आपने देखा कि किस तरह मजदूर पहले ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं, फिर दीवारों को जोड़कर कमरा बनाते हैं, फिर कमरा जोड़कर मकान बनाते हैं, है ना। पहले तो ईंटों को जोड़कर दीवार बनाएंगे, पहले दीवार बनती है, फिर उससे कमरा बनता है, फिर कई कमरे बन करके एक पूरा मकान बनता है। तो इसी तरह वर्णों को जोड़ करके शब्द बनता है, फिर शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है? वाक्य बनता है ना। तो वाक्य बच्चों, वाक्य का भी एक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक वाक्य होना चाहिए। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब नीचे इधर देखिए पिक्चर में, ये लड़का क्या कर रहा है? अर्पित, इसका नाम है अर्पित, पत्र लिख रहा है। तो इसमें देखिए कितने शब्दों को जोड़ करके ये पूरा वाक्य बना है। अर्पित पत्र लिख रहा है, तो इसमें शब्द हो गए हैं 5, है ना। 5 शब्दों को जोड़ करके ये पूरा वाक्य बना। फिर इधर देखिए, माँ खाना बना रही है, तो इसमें भी 5 शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना है। तो इसका तो बच्चों सही मेल हुआ है। अर्पित पत्र लिख रहा है, माँ खाना बना रही है। तो अगर हम इसको सही ढंग से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दें कि लिख रहा है अर्पित पत्र, तो ये वाक्य तो सही नहीं लग रहा है। इसी तरह अगर हम लोग लिख दें बना खाना रही है माँ, तो ये भी नहीं सही वाक्य बना। तो वाक्य बनाने के लिए उसका शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए। अर्पित पत्र लिख रहा है, माँ खाना बना रही है। वाक्य बनाने में जो काम कर रहा है पहले उसका नाम होना चाहिए, फिर वो क्या काम कर रहा है उसका, फिर वो क्या कर रहा है वो होना चाहिए। जैसे कि कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य में बच्चों कर्ता, कर्म और क्रिया ऐसे लिखा जाता है। कर्ता जैसे अर्पित कर्ता हो गया, और पत्र कर्म, वो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है ना, वो कर्म हो गया, और लिख रहा है वो हो गई क्रिया। तो वाक्य में बच्चों पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो इस तरह एक सही वाक्य बनता है और शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए। तो शब्दों के सार्थक सही मेल को वाक्य कहते हैं। इसी तरह शब्द के बारे में क्या परिभाषा है कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और उस शब्द का कोई अर्थ भी होता है, और इसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब बच्चों वाक्य के अंग हैं, वाक्य के 2 अंग हैं। नीचे देखिए लिखा है उद्देश्य, विधेय। ये वाक्य के 2 प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य भी होना चाहिए और विधेय भी होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में एक हाथी गन्ना खा रहा है ना, गन्ना खा रहा है। तो गन्ना कौन खा रहा है? हाथी। वाक्य में गन्ना कौन खा रहा है अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? हाथी। तो जो वाक्य में जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसी को उद्देश्य कहते हैं। इस वाक्य में देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हाथी गन्ना खा रहा है, इस वाक्य में हाथी के द्वारा गन्ने खाए जाने का उल्लेख है, अतः हाथी वाक्य का उद्देश्य है। अगर इसमें से हम हाथी को निकाल दें तो आ जाएगा गन्ना खा रहा है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन गन्ना खा रहा है। तो वाक्य में उद्देश्य का होना जरूरी है, और जिसके बारे में बात की जाती है वही उद्देश्य होता है। ठीक है। और विधेय क्या होता है?
विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब जैसे कि हाथी गन्ना खा रहा है, हाथी के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, तो क्या कर रहा है वो? हाथी क्या कर रहा है? गन्ना खा रहा है। अगर हाथी दौड़ रहा होता तो कहते दौड़ रहा है। तो उसी को विधेय कहते हैं। जब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझाया गया है, हाथी गन्ना खा रहा है, तो हाथी हो गया बच्चों उद्देश्य और गन्ना खा रहा है विधेय। तो बच्चों आज आपने शब्द, वाक्य और वाक्य के अंग के बारे में जाना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका जो अभ्यास कार्य है ये आप खुद से कर लीजिएगा। अभ्यास कार्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहला देखिए क्या है, सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। अर्थ के क में देखिए पेज नंबर 23, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सॉरी बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपने देखा था ना, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। तो 2 पे टिक लगा दीजिए, 2 पे। अब खा में देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण समूह सार्थक नहीं है? इसमें से देखिए कौन सा सार्थक नहीं है, किसका कोई अर्थ नहीं है? कमजोर, ये तो सही है। ताकिब, ये गलत लग रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चीता, ये भी सही है, तो आप ताकिब पे लगाएंगे। फिर ग में देखिए, जिसके बारे में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग है? जिसके बारे में बात की जाए वह कौन होता है? हाथी गन्ना खा रहा है, उसमें किसके बारे में बात की जा रही है? हाथी के बारे में, तो वह उद्देश्य हुआ। तो इसमें पूछा गया है ना, जिसके बारे में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग है? तो उद्देश्य पे आप टिक कर देंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख करके दूंगी, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए थर्ड पर, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको ये भी कर लेना है। फिर फोर्थ पे है, चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए। तो आप चित्र तो देख ही रहे ना, कमल, कमल लिख देंगे, ये लड़का। फिर कार, फिर ये रस्सी है, और ये है सीप, रस्सी। अब आप देख रहे हैं ना, कमल, उसका आखिरी अक्षर है ल। कमल का आखिरी अक्षर क्या है? ल। ल से बन गया लड़का। और लड़के का आखिरी अक्षर है का से बन गई कार। और र, कार का आखिरी अक्षर क्या है? र। र से बन गई रस्सी। और रस्सी का आखिरी अक्षर क्या है? सी, रस्सी। तो सीप, अब सीप का आखिरी अक्षर प से पतंग। तो ये शब्द सीढ़ी बन गई है ना। तो ये आपको कर लेना है, और प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख करके दूंगी असाइनमेंट में। ओके बच्चों, ओके।